हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल चौहान और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। अगर आप भी ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं और अपने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी को प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ नहीं बना पाते हैं तो उसके लिए मेरे पास एक समाधान है जिसको आप डेली रूटीन और डेली टारगेट्स के रूप में सेट करके पूरा कर सकते हैं। तो आज है हमारा डे फर्स्ट और आज है 27 अगस्त। 27 अगस्त को है गणेश चतुर्थी। तो आपको इस गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर गणेश हार्दिक शुभकामनाएं। वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। किसी भी अच्छे काम को शुरू करने से पहले हमें गणेश जी का आह्वान करना चाहिए। सर्व सिद्धि रिद्धि सिद्धि के दाता हमें सद्बुद्धि दे और सही मार्ग पर चलने में हमारी मदद करें। तो अगर आप भी एक ऑनलाइन स्टूडेंट है और ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली आपको भी कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि मेरे साथ भी हुआ है। मैं भी लास्ट 5 ईयर्स से ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहा हूँ। 2 ईयर्स अपने 11th-12th के कोविड के टाइम से ही और 3 ईयर अपने ग्रेजुएशन के। मैंने भी ऑनलाइन स्टडी के मोड में ऑनलाइन प्रिपरेशन का मोड चुना था, जिसमें मैंने घर बैठे प्रिपरेशन करने के लिए फाइनल किया था अपने आप को। लेकिन ऑनलाइन प्रिपरेशन में क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स होती है। हम अपनी क्लासेस को पूरा करने के लिए सबसे फर्स्ट गोल हम अपनी क्लास को प्रायोरिटी देते हैं। मतलब कि कुछ हो ना हो, हमें हमारी क्लास कंप्लीट करनी है। अगर आप भी उन सब में से ही एक है जो डेली उठ के बस अपनी क्लासेस को करते हैं और ज़्यादा फोकस सेल्फ स्टडी को ना करते हुए ओनली बस क्लास को कंप्लीट करना है, उसको पूरा करना है, किसी भी कीमत पे मुझे लाइव क्लास ज्वाइन करना है, सर के साथ देखना है और अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। अगर इसी को पूरा कर रहे हैं और आपने भी अगर एक नोट्स का बंडल इकट्ठा कर लिया है, जिसको अगर देखने पे आपको लगता है कि मुझे कुछ याद नहीं है लेकिन मैंने पढ़ा सब कुछ है, क्वेश्चन देखने पर अगर आप PYQ के क्वेश्चन देखते हैं तो आपको लगता है कि मुझे आता सब है, लेकिन जब आप लिखने का प्रयास करते हैं तो आपको लगता है कि मेरा रिवीजन कम है या मुझे फिर से पढ़ लेना चाहिए या मुझे लगता है कि अभी मैं इसमें परिपूर्ण नहीं हूँ। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये ऑनलाइन प्रिपरेशन में अक्सर होता है। तो इस समस्या का क्या समाधान है, इसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें मैं अपनी आने वाली सीरीज़ में लगातार आपके साथ शेयर करूँगा। और मैं चाहूँगा कि अगर आप भी 2026 को टारगेट कर रहे हैं UPSC एग्ज़ाम को, तो ये जो हमारे पास 4 महीने बचे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, हम इन 4 महीनों को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं 4 महीनों के अंदर अधिकांश देखा जाता है कि सब एस्पिरेंट्स भटक जाते हैं। क्योंकि ये जो टाइम होता है वो सबसे ज़्यादा फेस्टिवल्स का होता है, इसमें फेस्टिवल्स भी ज़्यादा होते हैं, भटकाव ज़्यादा होता है और जो बंदा अपने आप को इस समय संभाल लेता है वो कुछ ना कुछ कर दिखाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं इस टाइम पीरियड में अपने आप को संभाल लूँ, क्योंकि डेफिनेटली जनवरी से तो सभी सीरियस हो जाते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, लेकिन इस समय में अगर आपने अपने आप को संभाल लिया और अपने आप को कवर कर लिया तो आप कैसे बेटर कर सकते हैं और आप अपनी क्या कमियाँ कर रहे हैं, तो इन सब से रिलेटेड मैं आज के सेशन में आपके साथ बात करना चाहता हूँ। अगर आप भी ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं और कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपने ये सोचा ही होगा कि मैं अपने डेली के टारगेट्स को सेट करूं और उनको पूरा करूं। हर टीचर, हर एजुकेटर यही सजेस्ट करता है कि आप अपने वीकली, मंथली और डेली बेसिस पे टारगेट को सेट करो और उनको अचीव करने का प्रयास करो। अगर वो नहीं होता है तो उनसे सीखो, तो डेफिनेट उनसे सीखो और उसमें अपने आप को इम्प्रूव करो। तो क्या आप ये कर रहे हैं? डेफिनेटली मैं भी अपनी प्रिपरेशन के दौर में करता था, लेकिन नहीं हो पाता। एक समय के बाद हम टारगेट सेट कर लेते हैं। अगर महीने का स्टार्टिंग टाइम है तो हम लास्ट वीक के लास्ट में अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन वही होता है कि वो कुछ दिन चलती है फिर ब्रेक हो जाती है। फिर सेकेंड चीज़ होती है कि डेली रिवीजन करना। डेली रिवीजन का सब बोलते हैं और सब बोलते हैं कि आपको प्रॉपर टाइम पीरियड में एक रिवीजन करना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो पाता है। कुछ लेक ऑफ रिवीजन कुछ अपने कारण हो जाता है या फिर कुछ समय के साथ छूट जाता है, वो भी प्रॉपर नहीं हो पाता है। फिर सेकेंड होता है प्रीलिम्स और मेंस के PYQ को सोल्व करना। ये सबसे खास चीज़ है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें, अगर उसके PYQ सोल्व नहीं कर रहे हैं या फिर उसके क्वेश्चंस को नहीं देख रहे हैं तो फिर आपको क्रैक करना थोड़ा मुश्किल होगा एग्ज़ाम को। अगर आप UPSC जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और डेली आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं और अगर आप इस गलत फहमी में हैं कि जब भी मैं लिखूंगा तो अच्छा लिखूंगा, तो ये तो मुश्किल है। क्योंकि लिखना एक प्रक्रिया है और लिखना आपको तभी आएगा आप जब डेली आप लिखने का प्रयास करेंगे। अगर आप अपने अभी तक भी लिखने का प्रयास नहीं किया है और आप चाहते हैं कि एक प्रॉपर वे में अब मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, मुझे लिखने का प्रयास करना है, तो उसके लिए भी मेरे पास एक प्लानिंग है या एक पूरा शेड्यूल है जिसको हम कवर कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ है अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना और करंट अफेयर्स के साथ अपडेट नहीं करना। सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम होता है सबके साथ कि मैं करंट अफेयर्स में क्या पढूं, कैसे पढूं, किस चीज़ को पढ़ लूँ, क्या न्यूज़पेपर पढ़ लूँ, मैगजीन पढ़ लूँ, ये सब तो हम करते हैं। लेकिन जब हमको एक टीचर बेसिक नोट्स बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो उन्हीं नोट्स को रिविज़न करते हैं या फिर उनको अपडेट नहीं करते हैं।
सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी इसमें भी होती है। तो हमें करंट अफेयर्स को किस वे में पढ़ना चाहिए, उनको किस तरह से अपडेट करना चाहिए और कैसे कैसे अपनी उनमें सुधार करना चाहिए, और जो करंट अफेयर जो न्यूज़ में होता है उस टॉपिक को स्टैटिक पोर्शन के साथ जोड़ के कैसे पढ़ना चाहिए, ये सारा मैं आपको अपने आने वाले लेक्चर्स में कम्प्लीटली विस्तार से बताऊंगा। तो अगर आप सब भी ये सब भी अपना डेली बेसिस पे करना चाहते हैं और डेली बेसिस पे इन सारे टारगेट्स को पूरा करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें इन्हीं चीज़ों को डेली बेसिस पे लेकर चलने का ट्राई करूँगा। मैंने अक्सर ये ट्राई किया है लेकिन अक्सर फेल हो जाता है, लेकिन इस बार मैंने यूट्यूब का साथ लिया है। इसमें मैं कंसिस्टेंसी बनाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है मुझे भी अपनी कंसिस्टेंसी बनाने के लिए, और आपको भी कुछ बेनिफिट ज़रूर मिल सकता है। ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है, डेफिनेटली आपके साथ भी होगी कि समय पर सिलेबस का पूरा नहीं होना। अगर आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो आप सोचेंगे कि मैं कुछ टॉपिक को छोड़ के पहले इसकी प्रिपरेशन कर लेता हूँ, या फिर अगर आप मेंस देंगे तो आप सोचेंगे कि मैं पहले प्रीलिम्स का पढ़ लेता हूँ, फिर मेंस के लिए ये सब्जेक्ट बाद में पढ़ लूँगा। यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाना किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी एस्पिरेंट्स के लिए या किसी भी महारथी के लिए संभव नहीं है। बिल्कुल भी संभव नहीं है कि आप अपना पूरा सिलेबस करके ही एग्ज़ाम में जाएं, अपीयर हों और जो भी आपने पढ़ा है वो सब आप लिख के आ जाए और आप पास हो जाएं। ये एक असंभव कार्य है। इसको बहुत से जने करने का ट्राई करेंगे और वो इसके अंदर उलझ के रह जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। आपको कैसे पढ़ना है, किस वे में पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, इस सब के लिए मेरे पास एक प्रॉपर प्लानिंग है। उसके बाद के अंदर खुद को उलझा कर रखना मेरे साथ भी हुआ था। जैसा कि आप सब मेरे को जानते हैं, मेरा नाम है कुणाल चौहान और मैं अनअकैडमी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2022 में। अक्सर देखने को मिलता है कि जब भी कोई एक सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, एजुकेटर अपना कोई कोर्स लेके आते हैं, तो मैंने उसको इनरोल किया, उसको ज्वाइन किया और उस क्लास को पूरा एक कोर्स किया। अगर एग्जाम्पल के लिए माने हिस्ट्री या ज्योग्राफी के हम कोर्स करें तो उस कोर्स को पूरा करने के लिए मिनिमम कम से कम आपको 3 महीने लग जाते हैं उस प्रॉपर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में। और फिर आपको ये लगेगा कि यार ये कंप्लीट मेरा कोर्स नहीं हुआ है, चलो मैं इस कोर्स को अपना एक बार और कर लेता हूँ, सेकेंड टाइम में मैं उसको पूरा कर लूँगा। तो कुछ विषय के चक्कर में अपने आप को उलझा कर रखना, उस विषय के अंदर अपने आप को महारथी बनाने का ट्राई करना, और अंत में क्या होना कि मैंने तो मेजर सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं, मेरा कमी रह गई। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। उस गलती से आप कैसे बच सकते हैं, उसमें कैसे अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है ये लगातार एक विषय को 5 से 6 महीनों तक पढ़ना। डेफिनेटली कुछ विषय ऐसे हैं जिनको इतने लंबे समय तक पढ़ना पड़ता है, जैसे कि हिस्ट्री। अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। इस पूरे सिलेबस को कवर करने में आपको कम से कम 5 से 6 महीने लगते हैं अगर आप प्रॉपर सही से प्रिपरेशन करें तो। साथ में आप PYQ सोल्व करें, उसके प्रीलिम्स के क्वेश्चन करें, उसके मेंस के क्वेश्चन करें, तो इतना टाइम तो बेसिकली लगता ही है। अब इतने टाइम में अपने आप को कैसे कंसिस्टेंस बना के रखें, या किस किस को इंटरकनेक्ट करते हुए सब्जेक्ट को पढ़ें ताकि हम इन सब्जेक्ट के अंदर बोर भी ना हो और इसका मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर पाएँ, तो ये सब भी मैं आपको आने वाली क्लास के अंदर अपने सेशन में बताऊँगा। उसके बाद क्या होता है, एक विषय को पूर्ण किया दूसरा विषय शुरू करना। ये मेरे साथ डेफिनेटली हुआ था और होप आपके साथ भी होता ही होगा कि एक विषय चल रहा है, उसके साथ पैरेलल हम दूसरा विषय भी पढ़ रहे हैं। फिर तीसरा विषय स्टार्ट हुआ तो हमने सोचा कि इसकी क्लास कम से कम 10 और बची और ये आज से स्टार्ट हो रहा है तो हम आज से इसको भी स्टार्ट कर देते हैं। वो बैकलॉग में चल ही रहा है, उसका कुछ पेंडिंग है, वो प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुआ, उसके बाद हमने दूसरा फिर स्टार्ट कर दिया। तो आप सबसे ज़्यादा ये गलती भी मत कीजिए। अगर कर रहे हैं तो अभी से इसको नेगलेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर क्या होता है कि जब भी कोई कोर्स स्टार्ट होता है तो हम उसके साथ साथ उसके PYQ देखना स्टार्ट करते हैं कुछ दिन, उसके बाद हम छोड़ देते हैं। ये अक्सर होता है, मेरे साथ भी हुआ था। जब मैंने अपना फर्स्ट हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स स्टार्ट किया था तो मैंने सर के साथ ही PYQ देखना स्टार्ट किया था, लिखना स्टार्ट किया था, लेकिन समय के साथ वो छूटता गया। फिर दूसरा कोर्स आया तो मैंने सोचा मैं मिडाइवल हिस्ट्री हो गया है तो मैं अब इसके सारे PYQ देखूंगा, एंशिएंट को बाद में कर लूँगा। तो फिर वो उसके कुछ टाइम देखा, फिर वो छूट गया। फिर मॉडर्न में ऐसा ही हुआ। ऐसा सबके साथ होता है, ऐसा GS में भी होता है, ऑप्शनल में भी होता है, सब में होता है। तो आपको उसको कैसे कंसिस्टेंसी के साथ बना के रखना है, उसको एक कंसिस्टेंसी के साथ चलाना है। सेकंड क्या होता है कि एक विषय पूर्ण किया उसको दोबारा कक्षा करने का मन ये डेफिनेटली होता है, ये कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार क्लासेस को 2 बार कर लूँ ताकि मेरा अच्छा हो जाए। बट क्या ये पॉसिबल है? तो ये एक तरह से देखा जाए तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कितने सब्जेक्ट्स होते हैं UPSC के अंदर। फिर अगर मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ और मैं एक बार पूरे सिलेबस को मन से सही से पढ़ना चाहता हूँ और कंप्लीट करना चाहता हूँ, तो मुझे प्रॉपर UPSC की प्रिपरेशन करने में कितना टाइम लगता है?
तो इसका जवाब है कि अगर आपको आप प्रॉपर सही वे में सही पोजीशन के साथ अपनी प्रिपरेशन करते हैं और डेली कम से कम एक क्लास ही करते हैं, तो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करने में कम से कम 15 से 18 मंथ लगेंगे। उसी प्रिपरेशन के अंदर आप प्रॉपर अपना सिलेबस कर पाएंगे। अगर आप इसमें भी भटक जाते हैं या एक क्लास को 2 बार करते हैं तो ये टाइम बढ़ता जाएगा, खिंचता जाएगा और कोई मतलब नहीं मिलेगा। सब तो होता ही है, डेफिनेटली ये ऑनलाइन स्टडी के साथ समस्या होती है, मेरे साथ भी हुई थी, आपके साथ भी होती होगी और आप कर भी रहे होंगे। आप खाली यही कर रहे होंगे, क्लासेस देख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे और बंडल इकट्ठा कर रहे होंगे। तो इस सब का क्या समस्या का समाधान है, हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसका क्या उपाय है? तो अगर ये सारी समस्याएं भी आपके साथ भी हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर मैंने एक प्रॉपर प्लानिंग बनाई है, एक स्ट्रेटजी बनाई है, जिसके तहत अगर हम इन 4 महीने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगर आप मेरे को इन 4 महीने फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही 1 लेवल अप हो जाएगा और आपको डेफिनेटली कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। अब आप ये सब तो बता दिया कि ये सब ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ये सब आप प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो मैं इसका समाधान कैसे बता सकता हूँ? मतलब कि मैं आपको कैसे कन्विंस कर सकता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ और कैसे करने वाला हूँ। तो इसके तहत मैंने ये प्लानिंग किया है कि हम कुछ भी पढ़ेंगे, हम सबसे पहले तो अपना वीकली और मंथली टारगेट को सेट करेंगे और हम किसी भी एक विषय में एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि अगर हमने सबसे फर्स्ट हिस्ट्री चुना है तो हिस्ट्री के अंदर हम सबसे फर्स्ट एक टॉपिक लेंगे, जैसे कि वो होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन ये प्रीलिम्स का टॉपिक है, इसमें मेंस में नहीं आता है। मेंस का टॉपिक होता है आर्ट एंड कल्चर। हिस्ट्री का एंशिएंट और मिडाइवल वाला जो पार्ट है वो ओनली यूपीएससी के अंदर प्रीलिम्स का पार्ट है। मेंस के अंदर आर्ट एंड कल्चर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम क्या करेंगे कि एक टॉपिक उठाएंगे, उसके पीवाईक्यू देखेंगे, फिर उसी के साथ वो टॉपिक न्यूज़ में कैसे था, किस तरह से वो न्यूज़ में था, उसको कवर करेंगे। इस तरह से हम एक टॉपिक को होलिस्टिक लेवल पे कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसे ऐसे हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक वाइज टॉपिक कंप्लीट करते हुए अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। फिर उस एक टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम उसका इंटर कनेक्टेड जो विषय होते हैं उनके साथ इंटरकनेक्ट करने का करेंगे। जैसे कि मान लिया आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी तो उसको आपने मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ जोड़ लिया, उसमें क्या उतार चढ़ाव हुआ था। जैसे कि आपने मान लो आपने किसी टॉपिक को पढ़ा, जैसे कि मान लो आपने ज्योग्राफी पढ़ा, ज्योग्राफी में आपने रॉक्स को पढ़ा, फिर रॉक्स के क्या टाइप होते हैं, वो कहाँ कहाँ मिलती है। आपने मल्टीपल कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ लिया कि वो है ना उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के, इसमें भी वो इस प्रकार की पाई जाती है। तो वहाँ की ज्योग्राफी क्या है, इंडिया की ज्योग्राफी क्या है, वो इसको किस तरह से प्रभावित करती है। इस तरह से हम एक विषय को सब विषय के साथ जोड़कर इंटरकनेक्शन करते हुए पढ़ेंगे, ताकि जैसे कि मान लो अगर आपने ऋग्वेद पढ़ा तो ऋग्वेद के अंदर समाज में महिलाओं की दशा कैसी थी, तो ऋग्वेद की महिलाओं की दशा को हम इंडियन सोसाइटी के साथ आज की महिलाओं की दशा के साथ कंपेयर करेंगे। उसके साथ हम देखेंगे कि मिडाइवल एज में, मध्यकाल में महिलाओं की दशा कैसी थी। उसके बाद हम देखेंगे कि आधुनिक काल में, जैसे कि जब ब्रिटिशर्स भारत में आए थे तो उनके समय में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, या कृषक उस समय कैसे थे, पहले कैसे थे, आज क्या है। उस आज के समय में गवर्नमेंट उनके उद्धार के लिए क्या कर रही है, कौन सी स्कीम चला रही है, उनको एम्पावर करने के लिए क्या क्या स्कीमें लागू की गई है, किनका बेनिफिट मिल रहा है। ऐसे एक सब्जेक्ट को मल्टीपल सब्जेक्ट के साथ इंटरकनेक्शन करते हुए, जैसा कि आपने यूपीएससी के सिलेबस में देखा है, अगर आपका जीएस पेपर 1 है तो जीएस पेपर 1 में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी तीनों का मिश्रण मिलेगा। मतलब कि जो भी क्वेश्चन आएगा वो तीनों से इंटरकनेक्ट होगा। तो हम भी जब अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो हम भी टॉपिक को इन 3 डायमेंशन के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। हम जैसे कि मान लो ऋग्वेदिक काल पढ़ा तो उसको ज्योग्राफी के साथ जोड़ेंगे कि वो कहाँ पे उसका जो एरिया था या फिर वो जितने विस्तार के रूप में फैला था, तो वहाँ की ज्योग्राफी क्या थी, वहाँ की भौगोलिक दशा क्या थी, वहाँ का भूगोल ने उसको किस प्रकार से प्रभावित किया। फिर उस टाइम पे सोसाइटी कैसा था, उसने समाज ने उस काल को क्या अपना योगदान दिया या फिर किस प्रकार उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर आप मगध साम्राज्य की बात करेंगे तो मगध साम्राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्र था वो खनिज संसाधन की दृष्टि से बहुत ही विस्तृत था, जो कि भूगोल का पार्ट है हमारी ज्योग्राफी का, क्योंकि उस क्षेत्र में लोहे की भूमिका अधिक थी, वहाँ पे हाथी पाए जाते थे, जंगली इलाका था। तो राजा को अपनी शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गिरिपथ पहाड़ियों से घिरा हुआ था, तो भूगोल एक साम्राज्य के विस्तार में किस प्रकार से रोल अदा करता है। फिर वहाँ की सोसाइटी उसको मजबूत बनाने के लिए किस प्रकार से योगदान करती है। इस प्रकार से हर तरीके से हुआ। अगर हम जीएस पेपर 2 में देखें तो हम जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसको गवर्नेंस के साथ जोड़ेंगे, फिर सोशल इश्यूज़ के साथ जोड़ेंगे, फिर आईआर उसको कैसे प्रभावित करता है,
इन सब सब्जेक्ट को लेके हम एक इंटरकनेक्टिविटी के साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर हम इस तरह से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमारी प्रिपरेशन को एक मजबूती मिलेगी, एक सॉलिड बेस तैयार होगा। और सबसे बड़ी बात जो ऑनलाइन में देखने को मिलती है कि आपका लेवल और हमारा, जैसे कि आज के एजुकेटर का पढ़ाने का तरीका, अगर आप एक्सपीरियंस अनुभवी शिक्षक के साथ पढ़ेंगे तो वो ये समझते हैं कि आज का जो बच्चा मेरे से पढ़ रहा है या फिर जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है उसका नॉर्मल बेसिक बेस वगैरह ये सब कंप्लीट है। लेकिन अक्सर ये देखने को मिलता है कि हमारा बेस या फिर बेसिक उतना कमज़ोर नहीं, उतना मजबूत, उतना सॉलिड नहीं हो पाता है। टीचर हमसे उम्मीद करता है कि ये इस लेवल को समझता होगा, तो मैं इसको नेगलेक्ट करता हूँ और हम उस चीज़ को भी नहीं समझ पाते। तो अक्सर क्या होता है कि टीचर जो सामान्य जानकारी जिसको इग्नोर करता है वो जानकारी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा होती है, और ये अक्सर देखने को मिलता है। अगर आप नॉर्मल टीचर के साथ पढ़ेंगे तो वो आपको ये जानकारी बता देंगे जिससे आपको लगेगा कि हाँ मुझे बहुत ज्ञान हो गया है। लेकिन अगर आप अनुभवी शिक्षक के साथ पढ़ेंगे तो वो आपको डेप में ले जाने का डीपली पढ़ाएंगे, डेप में पढ़ाने का ट्राई करेंगे, और आप चाहोगे कि यार इतना डीप क्यों जा रहे हैं, इसका क्या ही मतलब है, क्योंकि उनको ये लगता है कि आपको बेसिक आता है। लेकिन ये होता है, मुझे भी नहीं आता था। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मेरे भी बेस अच्छे नहीं थे। मैं भी एनसीईआरटी को बार बार रीड किया, उसको समझा। तो आपसे भी यही उम्मीद है, अगर आपके साथ भी ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप टीचर जो बेसिक पढ़ा रहा है या फिर इंटरकनेक्ट अगर वो डीपली जा रहा है और आप उसको इंटरकनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अगर इसमें मिस्टेक्स आपकी है, तो सबसे पहले आपको अपने आप में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप अपने आप में इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? इम्प्रूव यूर सेल्फ। इसीलिए मैं अपने यूट्यूब चैनल, मैं अपने टेलीग्राम चैनल को इसी नाम से क्रिएट करूँगा, इम्प्रूव यूर सेल्फ, जिसमें आप जुड़ सकते हैं, जिसमें हम अपने डेली टारगेट और हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे 1 सितंबर से, जिसमें अभी आने वाले सेशंस के अंदर मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी, अपनी प्लानिंग और अपने बारे में, और आपको कैसे क्या कुछ करना चाहिए, प्रीलिम्स के लिए क्या करना चाहिए, किन सब्जेक्ट को किस सब्जेक्ट के साथ पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट से इंटरकनेक्शन होता है। अगर आप यूपीएससी में देखेंगे तो कम से कम 20 सब्जेक्ट होते हैं, कम से कम 20 से 22 सब्जेक्ट होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। अब आपको किस सब्जेक्ट को किसके साथ पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट किसके साथ इंटरकनेक्शन है, डेली आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं, किस किस को हमको टारगेट कंप्लीट करना ही चाहिए या क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, इसके बारे में मैं आपसे अपने आने वाले सेशन में बात करूंगा, जिसमें मैं विस्तार से आपको सिलेबस को बताते हुए, डेफिनेटली मेरा यहाँ पे मकसद आपको नई क्लासेस देना है या फिर आपको कुछ पढ़ाना है। आपको आप अपने आप पढ़ सकते हैं, आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ने का सोर्स बहुत है, मल्टीपल सोर्सेज है, लेकिन ज़रूरत है कि उसको सही वे में कैसे अप्लाई किया जाए, वो मैं आपको बताने का ट्राई करूँगा। मैं भी यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं भी एक यूट्यूबर तो बनना चाहता नहीं हूँ। मैं खाली इतना सा बताना चाहता हूँ कि आप भी अपनी चीज़ों को एक सटीक वे में, एक स्टैटिक पोर्शन के अंदर कैसे कवर कर सकते हैं, कैसे अपने डे को प्लान कर सकते हैं, रूटीन को अपना बना सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात, अगर आप ये समझते हैं कि आपका कंपटीशन आपके दोस्त से हैं, आपके फ्रेंड से हैं या फिर आपके रिलेटिव से हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो आपसे मिलने वाले हैं, जबकि रियलिटी में आपका कंपटीशन उनसे है जो ऑलरेडी एग्ज़ाम में अपीयर हो चुके हैं या फिर स्टेट पीसीएस में टॉप करके बैठे हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, बन नहीं पा रहे हैं, या बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, या फिर देश विदेश में बाहर से जाके पढ़ के आए हैं और यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को क्लियर करके एक आईएएस जैसे पद को पाना चाहते हैं। तो आप अपना कंपेयर उनसे कीजिए, ना कि उनसे कीजिए कि जो आपके साथ है, या फिर मेरा दोस्त मेरे से आगे निकल जाएगा और मैं पीछे रह जाऊँगा, अगर मेरे दोस्त का सिलेक्शन हो गया और मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और आपके दोस्त का सिलेक्शन हो गया तो उसके मन में आप फ्रेंडशिप है तो हमेशा एक अच्छा भाव बना हुआ रहेगा, और अगर वो फ्रेंडशिप नहीं हो तो वो भाव वैसे भी बना नहीं रहेगा, और आपको उनसे कंपेयर करके कोई मतलब नहीं है। आपको अगर कंपेयर करना ही है तो उनसे करो जिसने इस बार यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया है, और मात्र 180 आईएएस की पोस्ट होने के बाद जो बंदे 1000 में से 200 बंदों को निकालने के बाद जो 800 इस बार आईएएस नहीं बने, वो भी सब नेक्स्ट ईयर फिर से एग्ज़ाम देंगे और अपने आप को इम्प्रूव करने का ट्राई करेंगे। तो आपको अपना कंपटीशन उन 800 के साथ बना के रखना है। प्लस वो थे जिन्होंने यूपीएससी में अपीयर हुए और एग्ज़ाम को क्रैक किया, उसके बाद जिन्होंने एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाए या फिर जो इंटरव्यू तक पहुँचकर रुक गए, या फिर जो स्टेट पीसीएस के टॉपर हैं, उनसे अपने आप को कंप्लीट करने का या फिर उनसे अपने आप को कंपटीशन करने का ट्राई कीजिए। तो आप एक अक्सर देखा जाएगा कि आप सफल भी हो सकते हैं और अपने आप में सुधार भी कर सकते हैं। वरना अगर आप अपने ही आसपास के लोगों के साथ अपने आप को कंपटीशन करेंगे तो इसमें आपका ही नुकसान है। और सबसे बड़ी बात, आप अपने आप को सुधारने का प्रयास कीजिए। अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट करेंगे, अपने आप में सुधार करेंगे, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ पाएंगे, एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। मैं आपको अपने आने वाले सेशन में ये सारा विस्तार से बताऊंगा
कि आप कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं, अपने स्ट्रेटजी को कैसे प्लान कर सकते हैं और कैसे प्रॉपर एक सही वे में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं और मेरे आने वाले चैनल्स में मेरे साथ जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं। अगर आपका फ़ायदा होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप इग्नोर करके भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका फ़ायदा होता है तो डेली आप कंसिस्टेंसी बनाकर अपने आप में सुधार करने का प्रयास कर सकते हैं। तो फिर से अगेन आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 10 डेज ट्राई करके अपने आप में अगर सुधार हो रहा है तो ठीक, वरना आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच गाइस।